जी गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम लेक्चर 7 चैप्टर का हमारा 5th लेक्चर है और इसमें हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर्स को जो है उनका 2 तरह से प्रोडक्ट लिया जा सकता है। एक हमने मेथड जो है वो लास्ट टाइम पढ़ा था, दैट इज़ स्केलर प्रोडक्ट, और आज जो हम पढ़ेंगे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है दैट इज़ नॉन एज वेक्टर मेथड। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर है 351। उस पे इसका बेसिक फॉर्मूला गिवन है, दैट इज कि इफ u and v be the two non-zero vectors, the cross or vector product of the u and v written as u cross v is defined as magnitude of u into magnitude of v sin theta into unit vector n. ठीक है, n is the unit vector where theta is the angle between the two vectors u and v, and its values lie between 0 to pi, and n hat is a unit vector perpendicular to the plane of u and v with direction given by the right hand rule. लेक्चर 7 में हमने एक जगह पर राइट हैंड रूल पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि हम उसको नेक्स्ट जो है वो अपकमिंग लेक्चर्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हेयर इट इज़ पेज नंबर 351 पे आपकी टेक्स्ट बुक पे ये चीज़ गिवन है कि अगर आपका प्लेन जो है एक्स वाई जी हमारे पास जो है वो 3 एक्सेस होते हैं, और अगर आपके यू और वी जो वेक्टर है उस वो अगर एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है तो जेड की डायरेक्शन यूजुअली हम देखते हैं कि दैट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपके पास यू और वी पड़े हुए हैं उस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को रोटेट करते हैं। लेट्स सी राइट हैंड रूल, दैट इज इफ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड पॉइंट अलोंग द वेक्टर यू एंड देन कर्ल टुवर्ड्स द वेक्टर वी। जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर यू पड़ा हुआ है वहां से आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करना है और वी वेक्टर तक आपने इसको रोटेट करके लेके जाना है। ठीक है, अगर तो आपका जो वेक्टर u जो है वो v जो है वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सर्कल करके आ रहा है, फिंगर्स आपकी टर्न होती हुई आ रही हैं, देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ n हैट। अगर तो ये अपवर्ड है, अगर आपके थंब की डायरेक्शन अपवर्ड आती है, ठीक है, u से आपने v की तरफ अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है राइट हैंड रूल की। ठीक है, राइट हैंड की अपने, तो u से v अगर आपके पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है तो फिर ये आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर आपके पास u से v अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और इस केस में आपकी जो n हैट की जो डायरेक्शन है दैट विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा राइट हैंड रूल था कि आपने फिंगर को आपने बस ध्यान में रखिए कि आपने फिंगर को u से v की तरफ रोटेट करते हुए आना है, u से जहाँ पे v प्लेस हुआ है वहां पर रोटेट करते हुए आना है। इफ इट इज, तो अगर आपका थंब जो है इज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ n हैट, और अगर आपका थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ n हैट। ठीक है, और जिस तरह से हमने डेरिवेशन ऑफ सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे या स्केलर प्रोडक्ट पढ़े थे, उसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमने वहां पर देखा था कि आई डॉट आई जो था वो 1 था और आई डॉट जे जो डिफरेंट थे वो सारे के सारे 0 थे, बिकॉज वहां पर कॉज ऑफ थीटा जो है वो एंगल इन्वॉल्व हो रहा था, जबकि यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ थीटा है। और अगर हम आई डॉट आई लेते हैं तो इट मीन्स कि जो आई वेक्टर है उसी के ऊपर इटसेल्फ एक और आई वेक्टर पड़ा हुआ है, तो उनके दरमियान में डेफिनेटली या तो एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। अब चूंकि यहाँ पर फॉर्मूले में साइन ऑफ थीटा इन्वॉल्व हो रहा है तो साइन ऑफ थीटा 0 पे भी 0 होता है और साइन ऑफ 180 भी 0 होता है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर जो सिमिलर टर्म्स हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जो यहाँ पर सेम सेल्फ यहाँ पर जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा किसी भी वेक्टर का तो वो हमेशा आपको 0 आंसर देगा, जबकि डिफरेंट जो है आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये सारे जो हैं वो आपको 1 आंसर देंगे। आई क्रॉस जे जो है वो के आंसर देगा, जे क्रॉस के जो है वो आई आंसर देगा, राइट हैंड रूल को यहाँ पर यूज करते हुए हम देखेंगे, और के क्रॉस आई जो है वो आपको इन टर्म्स ऑफ जे आंसर देगा। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हमने वहां पे पढ़ा था कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है कि यू डॉट वी का जो आंसर है वो वी डॉट यू के आंसर के बराबर आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में यू क्रॉस वी जो है वो वी क्रॉस यू के नेगेटिव के साइन के बराबर है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाती है। अगर आप u क्रॉस v फाइंड करें और अगर आप v क्रॉस u फाइंड करें तो आपके पास साइन जो है वो उलट आ जाता है, नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है। इन केस ऑफ पॉजिटिव साइन, और अगर पहले ही आपके पास नेगेटिव साइन था तो फिर आपके पास पॉजिटिव साइन अपीयर हो जाएगा। और यही बात यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 351 को ही डिस्कस करी थी मैं फिलहाल आपके साथ।
आगे नेक्स्ट पेज नंबर 352 पे यही बात लिखी हुई है नोट में कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे के आर रिटन इन द साइक्लिक पैटर्न, द गिवन फिगर इज हेल्पफुल इन रिमेम्बरिंग दिस पैटर्न कि आई डॉट जे जो है वो के बराबर है, के डॉट आई जो है वो जे के बराबर है, और आई डॉट जे जो है वो के बराबर है। तो इस तरह से ये चलेगा। जब आप के डॉट जे रिवर्स लेंगे तो वो फिर माइनस ऑफ आई के बराबर आएगा, ठीक है। उस केस में साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। प्रॉपर्टीज में ये लिखा हुआ है कि इफ यू क्रॉस वी जो है वो जीरो है, अगर आपके पास यू का वी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो या तो यू जीरो होगा या वी जीरो होगा। और फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाली बात लिखी हुई है कि यू क्रॉस वी जो है वो नेगेटिव ऑफ वी क्रॉस यू के बराबर है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देन वी हैव अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेल्फ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कि अगर आप उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आई क्रॉस आई जो है वो जीरो होगा, क्योंकि साइन ऑफ जीरो जीरो होता है। क्रॉस के फॉर्मूले में आपके पास साइन थीटा इन्वॉल्व हो रहा है और साइन ऑफ जीरो इज जीरो। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने पेज नंबर 352 पर बताया हुआ है कि यू क्रॉस वी को जो है आप डिटर्मिनेंट फॉर्मूले के तहत भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कि आपने आई जे के, जो आपने थर्ड चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कि आई जे के आप लिखते हैं सबसे पहले रो में, ठीक है। कंपोनेंट्स को, वेक्टर्स को जो है वो आई कंपोनेंट के नीचे आई कंपोनेंट वाले कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, जे के नीचे जे के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, के नीचे के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, और आप उनको उसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट किया था। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, तो बकाया की जो दो कॉलम्स और दो रोज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं विद द साइन ऑफ नेगेटिव। तो इस तरह से जो है वो आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, आगे 353 पे आपको पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बताया हुआ है कि अगर आपके वेक्टर्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं तो हमेशा उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू जीरो होगा। स्केलर प्रोडक्ट के केस में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स आपने पढ़ा था कि वो जीरो होता है। अगर यू और वी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि कॉज ऑफ 90 जीरो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के केस में दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो उस केस में उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा इन्वॉल्व हो रहा है और साइन ऑफ जीरो जो है वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये फर्क आपने याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में जीरो है तो इट मीन्स कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको जीरो आंसर दे रहा है तो इट मीन्स कि वो पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर है। इससे रेलेवेंट एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है, उसको देख लीजिएगा, दैट इज एन इम्पोर्टेंट वन। और फिर हमारे पास एग्जांपल 3 है, और फिर एग्जांपल 4 है जिसमें हमारे पास लॉ ऑफ साइंस और एक आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ये दोनों आपने करने, एग्जांपल 3 भी करनी है, एग्जांपल 4 भी करनी है। और नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला देखें, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्विवेलेंट टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इसको जो है हम मैग्नीट्यूड ऑफ यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू साइन ऑफ थीटा फॉर्मूले से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज हाफ ऑफ यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि आप देख लो कि वेक्टर्स की एप्लीकेशंस आपके पास आ रही हैं कि आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी इससे कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 5 है, एग्जांपल 6 है, एग्जांपल 7 है, ये सारी आपने करनी है। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में आपके पास यहाँ इंट्रोडक्शन में भी इन्होंने कुछ एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं जो कि आपको स्क्रीन पे शेयर होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। हम जो है वो फिलहाल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मेंशन है यहाँ पर भी, और इसके अलावा उनसे रेलेवेंट एग्जांपल्स भी इन्होंने सॉल्व की हुई हैं, ठीक है। और यूनिट वेक्टर एन को फाइंड करने का फॉर्मूला भी देख लें, ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से जो है वो आप यूनिट वेक्टर एन और साइन ऑफ थीटा जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड था, तो यहाँ पर साइन ऑफ थीटा जो है वो इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। और जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, चेक योर आंसर्स बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब आपने यहाँ पर जो है वो डॉट प्रोडक्ट भी हम थोड़ा सा जो है वो इन्वॉल्व करेंगे। पहले तो आपने हर पार्ट के लिए ए क्रॉस बी फाइंड करना है। उस केस में आप ए को पहले रखेंगे, बी को बाद में लिखेंगे यहाँ पर।
ए के कंपोनेंट्स पहले आएंगे, बी के बाद में आएंगे, और जब आप बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो फिर बी के कंपोनेंट्स पहले आएंगे और ए के बाद में आएंगे। ठीक है, इस तरह से आप किस तरह डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 1 × 1 -(-1 × -1) ये आ गया आपके पास आई के साथ, फिर जे हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होता है। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दी, 2 1 ज़ा 2 और 1 × -(-1) हो गया, और यहाँ पर भी माइनस का साइन आता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़िए आपने, 2 × -(-1) -2 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, और माइनस के साइन की वजह से -1 अपीयर हो गया। सो दिस इज योर ए क्रॉस बी। इन द सिमिलर मैनर आप बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। अब आपने शो करना है कि ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो आपने क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करने का क्या तरीका है। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 0 आंसर दे दे तो इट मीन्स कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करवा दिया। ए क्रॉस बी का आंसर हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये देखें। ठीक है, तो ए डॉट ए क्रॉस बी हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर लिखा आपने, फिर डॉट ए क्रॉस बी का वेक्टर आपने लिखा। आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हुआ, जे वाला जे से मल्टीप्लाई हुआ, के वाला के से मल्टीप्लाई। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इन द एंड आंसर 0 आ गया। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 आंसर दे तो इट मीन्स कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी तरह आपने ए बी क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ठीक है, ए को पहले आपने ए क्रॉस बी के साथ परपेंडिकुलर शो किया, फिर आप ए को बी क्रॉस ए के साथ परपेंडिकुलर शो करेंगे, फिर आप बी को ए क्रॉस बी से करेंगे, और फिर आप बी को बी क्रॉस ए से शो करेंगे। तो बेसिकली ये भी 4 पार्ट्स हैं आपके पास। तो इट मीन्स कि आपने हर पार्ट के लिए 6 पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। पहले तो आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर बी क्रॉस ए फाइंड करना है, फिर आपने ए को ए क्रॉस बी के साथ और बी क्रॉस ए के साथ परपेंडिकुलर शो कराना है, फिर आपने बी को ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के साथ परपेंडिकुलर शो कराना है। ठीक है जी, तो इसके बाकी के 3 पार्ट आपने खुद से करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है सवाल नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखा हुआ है आपने फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी के, और साथ में आपने उसका जो है डायरेक्शन साइन एंगल भी फाइंड करना है। ठीक है, एंड हैट भी फाइंड आउट करना है। इसके भी 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 देख लेते हैं। देखें, इसमें हमने ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और उसके बाद आपने डिवाइडिंग बाय दिस करना है, तो आपके पास एन हैट का फॉर्मूला आ जाएगा। साइन ऑफ थीटा आपने कैलकुलेट करना है, दिस इज इक्वल टू दिस, एन हैट इज इक्वल टू दिस, एंड साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस। तो ये 4 फॉर्मूले जो हैं वो आपने यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है। आपने ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। ए का मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आई कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज √49 व्हिच इज इक्वल टू 7। बी का आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जो कि आपके पास √26 आ गया। अब आपने ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। ए क्रॉस बी आपके पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ये 15i - 10j + 30th k। फिर आपने ए क्रॉस बी जो आ गया है उसका आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, यानी कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 35। अब आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है एन हैट, दैट इज दिस। ठीक है, हर कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास डायरेक्शन को साइन जैसे आप वहाँ फाइंड करते थे, यहाँ पे एन हैट वो चीज़ है। ठीक है, फिर आपने साइन ऑफ थीटा एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये जो वेक्टर अब आपके पास आया है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। देखें, 3 3 ज़ा 9 + 2 2 ज़ा 4, कितना हो गया, 9 और 4 13, 13 + 36 इज 49। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 + 13 इज 49, और 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, 49/49 इज 1। तो ये चीज़ आपको पेपर में कंफर्म कर देगी कि आपने जो वेक्टर फाइंड किया, अगर तो वो यूनिट वेक्टर है, यानी उसका मैग्नीट्यूड अगर यूनिटी आ रहा है तो इट मीन्स कि आपने सही कैलकुलेट किया, और अगर आपका आंसर यूनिटी नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि देयर इज सम मिस्टेक इन इट। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो साइन ऑफ थीटा हमारे पास, चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, तो साइन ऑफ थीटा को यूज करते हुए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड। तो साइन ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास 5/√26 आ गया। ठीक है जी, इसके बाकी 3 पार्ट्स आपने खुद से सॉल्व करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द पॉइंट पी क्यू एंड आर। एरिया आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, जो फॉर्मूला भी हमने ऊपर देखा था, दैट इज कि 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू और आर हमें गिवन है, हमने पी क्यू फाइंड किया, क्यू आर पी क्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्यू में से पी के कंपोनेंट्स को आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो Q वाले में से आपने P को माइनस करते जाना, 2 माइनस 0 2 आ गया, 3 माइनस 0 3 आ गया, 2 माइनस 0 2 के आ गया। इसी तरह फिर आपने P ऑफ R कैलकुलेट करना है। P ऑफ R मीन्स कि R में से आपने P के उनको कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, क्योंकि वो 0 थे तो ये R वाले कंपोनेंट्स ही आ गए हमारे पास। अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, आई जे के डिटर्मिनेंट फॉर्मूला से ही इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 3 2 आपके पास पी क्यू पहले लिखा हुआ है तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 3 2। फिर आपके पास पी आर है तो उसका -1 1 4 ये आ गए। इसी तरह आपने फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दी, 3 4 12 -2। जे कंपोनेंट हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होता है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये फर्स्ट ईयर में आप चीज पढ़ के आए हुए, 8 + 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 2 + 3 आ गया, दैट इज दिस। अब आपने इसको 2 पे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो कंपोनेंट का कोफिशिएंट्स का स्क्वायर ले लें, दिस इज इक्वल टू 15। Now area of the triangle PQR is half of the magnitude of this cross product. तो 15 को 2 पर डिवाइड करें, this is a area and since the units are not mentioned तो हमने जनरल वे में लिख दिया कि स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर, जो कुछ भी है। ठीक है, फीट है तो ये आपके पास जो है वो स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने बाकी सेकंड पार्ट का भी एरिया कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे उन्होंने कहा हुआ है कि आपने जो है वो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या था, यू क्रॉस वी आपने फाइंड आउट करना था। ठीक है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आपको गिवन है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपने जो है वो इसमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए बी पहले फाइंड आउट किया और ए डी फाइंड किया। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद आपने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, तो दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हर प्रॉब्लम में। ठीक है, दो पार्ट्स हैं इसके, हर पार्ट में आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए और आपने चेक ये करना है कि कौन सा वेक्टर किसके साथ पैरेलल है और किसके साथ परपेंडिकुलर है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको चेक करने का तरीका ये है कि यू का आप वी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट लें और डब्ल्यू के साथ भी डॉट प्रोडक्ट लें। इफ द आंसर इज 0 तो आप कह देंगे कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, और अगर आपके पास आंसर 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स के परपेंडिकुलर नहीं है। और फिर आपने W को जब देखा और उसमें से -3 अगर हम कॉमन लें तो देखिए ये हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। -3 कॉमन लें, 3 5 15 होता है, 5 ऑफ आई रह गया, यहाँ से 3 बाहर चला गया माइनस, तो एक माइनस अंदर अपीयर हो गया, -3 बाहर चला गया तो ये सिंपल के रह गया। दिस इज द वेक्टर U, तो ये आपके पास -3 ऑफ U के बराबर आ गया। तो ये पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि U इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ V। ठीक है, तो ये स्केलर मल्टीपल के तौर पे U जो है वो W स्केलर मल्टीपल ऑफ U के तौर पे लिखा जा सकता है। इट मीन्स कि W और U जो है वो आपस में एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल कैसे पता चला कि माइनस का साइन अपीयर हो रहा है, अगर तो माइनस का साइन अपीयर ना होता तो ये पैरेलल होते, लेकिन नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये पैरेलल तो है लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, इसलिए माइनस का साइन जो है वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है। ठीक है, पार्ट 2 में देखें U और B आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने जब U का डॉट प्रोडक्ट B के साथ लिया तो आंसर वाज 0। इट मीन्स कि आपके पास ये दोनों जो हैं वो परपेंडिकुलर है। इसी तरह V और W आपस में परपेंडिकुलर थे, जब आपने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो भी 0 आ गया। और फिर V और W जो है वो आपस में पैरेलल भी हैं। ठीक है, ये देखें V आपके पास क्या लिखा हुआ है, -i + j + k। अगर आप यहाँ से π/2 कॉमन ले लें, π/2 कॉमन बाहर निकाल लें तो ये आपके पास -i, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2j - k, तो ये W जो है वो आपके पास U के साथ, सॉरी V के साथ नहीं, U के साथ जो है ये आपका पैरेलल है। ठीक है, तो π/2 जब आप कॉमन निकालेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, π/2 बाहर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला 2 अंदर रह गया। यहाँ से भी -π/2 जब आपने कॉमन निकाला तो एक माइनस अंदर अपीयर हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जो W है वो U के स्केलर मल्टीपल के तौर पर लिखा जा सकता है। सो इट इज ऑल्सो एन एंटी पैरेलल केस कि यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है, तो W जो है और U दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रूव दैट
एक आइडेंटिटी आपको दी हुई और आपने प्रूव करना है कि इसका जो आंसर है राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेट कर ली ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी। यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम करते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह बी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मेक श्योर कि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, बल्कि यहाँ पर हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं। ए क्रॉस बी एज इट इज, ए क्रॉस सी को उन्होंने सी क्रॉस ए लिख लिया, बी क्रॉस सी एज इट इज, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखा तो ये माइनस का साइन अपीयर हो गया। सिमिलरली सी क्रॉस ए एज इट इज, सी क्रॉस बी को जब मैंने बी क्रॉस सी लिखा तो यहाँ पर भी माइनस का साइन अपीयर हो गए, सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 7 देखें, इफ a plus b plus c is equivalent to 0, prove that a cross b is equal to b cross a is equal to c cross a। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर a plus b plus c जो है वो 0 है तो आपने क्या करना है, शो ये करना है कि ये तीनों आपस में बराबर है। पहले आपने क्या करना है कि इस जो चीज़ आपको गिवन है उसको 1 का नाम दे दें, बेशक इक्वेशन नंबर 1 का, बोथ साइड्स पे a के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। जब आपने ए के साथ का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो राइट हैंड साइड पे तो 0 वेक्टर आ रहा है। ठीक है, ए क्रॉस ए सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है 0 है, क्योंकि साइन थीटा इसमें इन्वॉल्व होता है, तो साइन थीटा जो है वो साइन ऑफ 0 0 हो जाता है। ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए, माइनस सी क्रॉस ए इसको इसलिए किया कि इसको हम इक्वेशन के इस साइड पे ले आएंगे तो वो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फिर आपने अगेन वही जो गिवन कंडीशन आपको गिवन थी उसका क्रॉस प्रोडक्ट बोथ साइड्स पे बी के साथ लेना है, तो b क्रॉस a को हम माइनस ऑफ a क्रॉस b लिख सकते हैं, ये 0 हो गया। इसको इक्वेशन के साइड पे ले आए तो ये चीज़ आ गई। अब देखिए कि अगर a क्रॉस b जो है वो c क्रॉस a के बराबर भी है और a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस c के बराबर भी है, तो इट मीन्स के फ्रॉम 2 and 3 ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है वो प्रूफ आ रहा है जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। इसी से रेलेवेंट एक एग्जांपल भी गिवन है, उसको भी आपने प्रिपेयर करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें इसमें सबसे पहले फिगर को अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका ओरिजिन जो है वो सेम है। आपके पास बी जो है वो ओरिजिन के साथ बीटा एंगल बना रहा है और ए वेक्टर जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल अल्फा है और यहाँ तक बीटा है तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम पहले देखते हैं कि सेट OA एंड OB बी द यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। OA cos ऑफ अल्फा I प्लस साइन ऑफ अल्फा J आ गया। ये फिर से वही कंपोनेंट्स को जब हम रिजॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस पे फॉल करते हैं इसको, और यहाँ से इसको हम वाई एक्सिस पे जब हम इसको ड्रॉप करते हैं तो ये वो चीज़ है जो आपने जो है अपनी उसमें पढ़ी हुई है। ठीक है जी, फिजिक्स में भी पढ़ा है कि कंपोनेंट्स को हम एक्स में और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो कॉज ऑफ अल्फा आई आ जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग जो है ए का कंपोनेंट वो साइन ऑफ अल्फा जे आ जाएगा। सिमिलर मैनर में आपने बी का भी निकाल लिया, कॉज ऑफ बीटा आई प्लस साइन ऑफ बीटा जे आ गया। अब आपने ओ बी और ओ ए का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट किया तो यहाँ पर ओ बी और ओ ए का फॉर्मूला लग गया क्रॉस प्रोडक्ट का, ओ बी मैग्नीट्यूड इंटू ओ ए मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड द यूनिट वेक्टर इज के ओवर हेयर। ठीक है, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर बनता है दैट इज के। जब आपने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिजॉल्व किया तो आपके पास यहाँ से सिर्फ ये चीज़ आ रही थी। अब दिस इज यूनिट वेक्टर्स लेट किए में तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका भी 1 है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा एज इट इज के एज इट इज आ रहा है। यहाँ पर भी kth कंपोनेंट आ रहा है, आई और जे कंपोनेंट 0 हो गए, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ के कंपोनेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन वी गेट दिस। सिंपली आपने के कंपोनेंट्स को दो वेक्टर अगर बराबर है तो उसका आई कंपोनेंट आई के बराबर होता है, जे के बराबर होता है, kth कंपोनेंट जो है वो kth कंपोनेंट के कोफिशिएंट के इक्विवेलेंट होता है। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ kth कंपोनेंट वी गेट द रिक्वायर्ड प्रूफ। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ ए क्रॉस बी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें कि आपसे कहा हुआ है, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। आपसे कहा हुआ है कि अगर ए क्रॉस बी 0 है और ए डॉट बी भी 0 है तो व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी। ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं कि ए क्रॉस बी 0 है, अगर ए क्रॉस बी 0 है तो हमने पढ़ा है कि इट मीन्स कि ए और बी आपस में पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर n। तो अगर ये 0 आंसर दे रहा है तो इट मीन्स कि थीटा इनके दरमियान में या तो 0 है या पाई है। ठीक है, सो इट मीन्स कि ए और बी वेक्टर जो हैं वो या तो पैरेलल हैं
या हमने ये भी पढ़ा है प्रॉपर्टीज में कि इफ ए क्रॉस बी जीरो, इधर ए इज जीरो और बी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर सपोज करें कि ए डॉट बी जीरो है, तो ए डॉट बी हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी किसके इक्वलेंट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। और कॉज ऑफ थीटा जो है वो जीरो किस केस में होता है, जब आपके पास थीटा 90 हो। ठीक है, सो इट मीन्स के इन दिस केस ए इज परपेंडिकुलर टू बी। या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में हमने ये पढ़ा था कि अगर ए डॉट बी जीरो है तो इधर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कंक्लूजन जो है वो हमने इस क्वेश्चन से गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में कंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 लास्ट लेक्चर है आपका, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।